यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी इकोनॉमिक्स की क्लासेस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, साथ साथ आपको हिस्ट्री की भी क्लासेस अब डेली मिल रही है। और आपके जो हिस्ट्री के जो पार्ट है, यानी हिस्ट्री में आपके जो पॉलिटी, इको और जो ज्योग्राफी है, इन तीनों की भी आपको क्लासेस मिल रही है। क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 2 दिन आपको इको, 2 दिन पॉलिटी और 2 दिन ज्योग्राफी आपको कराए जा रहे हैं। साथ साथ आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। टेलीग्राम चैनल पर आपकी पीडीएफ डल चुकी है। जब जितनी आप तक आपकी क्लास हो चुकी है, सभी की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है, तो इसीलिए जितने आपको अब क्वेश्चन मिल रहे हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा है, वे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना और एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी। सभी पर आपको फोकस करना है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम, ये हमारी क्लास 4th है। क्लास 4th है, 3 क्लास आप कर चुके हैं। आज शाम तक आपको इको की भी आज शाम तक आपको जो इको की 2 पीडीएफ तो आपको मिल गई, 2 और पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज शाम तक आपको 2 क्लास की और पीडीएफ मिल जाएगी के को क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन आपके दिए होंगे, जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है, और एक ऑप्शन आपका होगा जो मापन की विधि नहीं है। किसकी? जो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है, उसकी जो मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए आपका मूल्य वर्धित विधि। ऑप्शन ए क्या आपका? मूल्य वर्धित विधि। ऑप्शन बी आय विधि। ऑप्शन सी निवेश विधि। ऑप्शन डी व्यय विधि। तो बताइए, इसमें से आपसे पूछा गया था जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि क्या नहीं है? निवेश विधि जो है वो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी जो निवेश विधि है वो क्या है? मापन की विधि नहीं है। बाकी जो आपको 3 दी गई है, 3 ऑप्शन आपके मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। ये तीनों के तीनों आपके क्या है? जो तीनों के तीनों आपके हैं, ये तीनों राष्ट्रीय आय के मापन विधि है। राष्ट्रीय आय के मापन विधि है। तो तीनों जो आपके बचते हैं, तीनों के तीनों आपके मापन विधि है। और जो आपकी मापन विधि नहीं है वो क्या है? जो निवेश विधि आपको दी गई है, ये मापन की विधि नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो बताइए, वो पद्धति आपको बतानी है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। और राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति क्या नहीं है? चलिए देखते हैं। अभी क्वेश्चन में आपने देखा था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो मापन की विधि से रिलेटेड था, जो नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो आय है, जो नेशनल इनकम है, उसकी जो आकलन की जो पद्धति है वो नहीं है। ऑप्शन है आपका व्यय पद्धति। ऑप्शन बी उत्पाद पद्धति। ऑप्शन सी मैट्रिक्स पद्धति। ऑप्शन डी आय पद्धति। तो
बताइए वो पद्धति आपसे पूछी गई है जो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, तो कौन सी पद्धति नहीं है? आकलन की पद्धति, यानी जो मैट्रिक्स पद्धति है। मैट्रिक्स जो पद्धति है वो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। और बाकी के जो तीन ऑप्शन है आपके व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति, तीनों के तीनों आपके क्या है? तीनों के तीनों आपके राष्ट्रीय आय यानी कि आकलन पद्धति है। आकलन पद्धति है किसकी? राष्ट्रीय आय के, नेशनल इनकम की आकलन पद्धति है। नेशनल इनकम की क्या है? नेशनल इनकम की आकलन पद्धति है। कौन कौन से? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति। मैट्रिक्स पद्धति इसमें जो है वो आकलन की पद्धति नहीं है। बाकी आपको तो तीन जो दिए गए वे तीनों की तीनों से राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपको दिया गया है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो जो नेशनल इनकम होती है, जो नेशनल इनकम निकालने के लिए, जो नेशनल इनकम है आपकी, उसे निकालने के लिए जो एनएनपी है, तो एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? बताइए एनएनपी में से किसका माइनस होगा, यानी कि किसको घटाकर राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है? तो बताइए किससे घटाकर, यानी कि ये हमारा एनएनपी है, तो इसमें से क्या माइनस हमें करना है? ये जो माइनस करना है ये आपको पता होना चाहिए, तब क्या निकलेगी हमारी? नेशनल इनकम निकलेगी। नेशनल इनकम निकलेगी। तो क्या घटाया कि जो नेशनल इनकम निकले, तो एनएनपी में से हमें क्या घटाना है जिससे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकल कर आए? ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी पूंजी उपभोग छूट, ऑप्शन सी इमदाद सब्सिडी, ऑप्शन डी ब्याज। ऑप्शन डी क्या आपका? ब्याज। तो बताइए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है जिससे नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय जो निकल कर आया आपकी? तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या इसका? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। तो क्या जो अप्रत्यक्ष जो कर है, प्रत्यक्ष जो आपकी कर है उसे घटाया जाए, यानी जो कर होता है प्रत्यक्ष उसको घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या आपका? राइट आंसर है। तो अप्रत्यक्ष कर को घटाकर आप एनएनपी में से जो एनएनपी आपकी उसमें से अप्रत्यक्ष कर हटा के आप नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है क्या होगा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? अभी आपने देखा अगर हमें नेशनल क्वेश्चन जो थर्ड था आपका, आपने देखा था नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको एनएनपी में से क्या माइनस करना था? अप्रत्यक्ष जो कर होता है वो माइनस करके आप क्या निकाल सकते थे? अप्रत्यक्ष कर को माइनस करके किस में से? एनएनपी में से, तो आप नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय निकाल सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? किसमें? जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए, जीएनपी है आपकी, तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए जो जीएनपी है उससे अगर हमने एनएनपी निकालना है तो क्या घटाया जाएगा, यानी कि जीएनपी में से क्या माइनस होगा जो आपका क्या आ जाए? एनएनपी आ जाए। तो बताइए जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाए? ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन
ए हाश, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी इमदाद। क्वेश्चन 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो बताइए किसको घटाया जाएगा जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए। तो किसको घटाया जाता है? क्वेश्चन 4 का हराश जो होता है उसको घटाया जाता है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वे कोई ना कोई अब जो जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जितने भी आपकी क्लासेस चल रही है, सभी क्लास के में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप एक भी क्लास अपनी मिस ना करें और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई जा रही है वो भी आपके लिए हेल्पफुल और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और अपना जो रिज़ल्ट है वो अच्छा कर सको। यानी जो आपका रिजल्ट आए वो क्या है अच्छा है और आपकी जो परफॉर्मेंस हो वो भी एग्जाम में अच्छी हो। क्वेश्चन 5 है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, यानी कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस किया मूल्यह्रास तो क्या है। तो बताइए जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है आपकी उसमें से क्या माइनस करा आपने मूल्यह्रास माइनस करा तो क्या निकल कर आया। क्वेश्चन 5 क्या है आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से आपसे पूछा गया है क्या माइनस मतलब मूल्यह्रास आपने जो माइनस कर दिया तो क्या निकलेगा इक्वल किसके होगा। ऑप्शन है आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी व्यक्तिक आय, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है इसका राइट आंसर है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या माइनस जब मूल्यह्रास आपने अगर माइनस करा तो वो किसके इक्वल होगा निबल राष्ट्रीय उत्पाद के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अब आपका किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया आपसे किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। तो जो राष्ट्रीय यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं किसी देश का एनएनपी होती है। तो बताइए किसी देश का जो एनएनपी होती है वो क्या होगा निबल। आपको पता होना चाहिए एनएनपी का क्या मतलब है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन है आपका सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय जोड़कर, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय घटाकर, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। तो बताइए किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी होती है तो जो उसकी देश की जो एनएनपी होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन 6 है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो किसी देश की जो एनएनपी होती है वो क्या होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। तो जो एनएनपी आपकी जो राष्ट्रीय है यानी निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है देश की वो क्या होती है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका आपने अभी फॉर्मूला भी देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो बताइए जो आर्थिक विकास है आपका उसका जो सर्वोत्तम सूचकांक होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन सी बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। तो जो आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचकांक जो है आपका वो उपलब्ध
कराया जाता है। तो कैसे उपलब्ध कराया जाता है? तो वो उपलब्ध कैसे कराया जाता है? वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। तो वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा क्या प्राप्त करता है? आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचकांक होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 8 है अब हमारा। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? जीडीपी का हिस्सा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो आपका समुद्र है, इंटरनेशनल समुद्र यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? किसकी जीडीपी का हिस्सा है? तो बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र होता है या पानी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र में जो भारतीय जो मछुआरे द्वारा जो पकड़ी गई जो मछलियां होती है उनमें किसके जीडीपी का हिस्सा होता है? तो किसकी जीडीपी का हिस्सा पूछा गया है। ऑप्शन है आपका श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भारत तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी क्या है आपका? भारत तथा इंडोनेशिया। तो जो इसका क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका? भारत। तो भारत में अगर आप जो भारत में जो मछुआरे हैं जो मछुआरे समुद्र से क्या मछली पकड़ते हैं, मछुआरे भारतीय जो मछुआरे हैं वे समुद्र से मछुआरे क्या पकड़ेंगे? मछलियां पकड़ते हैं। तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आपका समुद्र है उसमें से अगर मछली पकड़ी जाती है भारतीय मछुआरों के द्वारा तो उसकी जो जीडीपी का जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? भारत का होता है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? क्वेश्चन 9 में पूछा गया आपका आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो जो आपकी आय विधि है, आय विधि से जो राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, आय विधि से आपका क्या जो राष्ट्रीय आय होती है आपकी नेशनल इनकम का आकलन किया जाता है वो किसको शामिल उसमें आकलन करते समय किसको इसमें से शामिल नहीं किया जाता? तो जो जिसे आप शामिल नहीं किया जाता वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं किसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन है आपका किराया, ऑप्शन बी मिश्रित आय, ऑप्शन सी पेंशन, ऑप्शन डी अवितरित आय, वितरित आय। तो क्वेश्चन 9 का आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी अवितरित आय को अवितरित जो आय होती है आपको आपकी उसको आय विधि से आय उसको आकलन में नहीं करते। किसमें? राष्ट्रीय आय का जब आकलन करते हैं उसमें मेंशन नहीं करते, उसमें शामिल नहीं किया जाता। किसे? जो अवितरित आय होती है। बाकी जो आपकी 3 बची है किराया, मिश्रित आय और पेंशन, तीनों के तीनों को आपकी जो है राष्ट्रीय आय यानी कि जो आय विधि से राष्ट्रीय आय के समय आय विधि से क्या करते हैं? नेशनल इनकम का आकलन करते हैं। नेशनल इनकम का जो आकलन करते हैं उसमें ऐड किया जाता है, आकलन किया जाता है, उसमें क्या है? मेंशन किया जाता है। किसको? इन तीनों को, किराया, मिश्रित आय और पेंशन, तीनों के तीनों को उसमें ऐड किया जाता है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 10 दिया गया है। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो बताइए जो राष्ट्रीय आय अनुमान की जो गणना है वो
करते समय किसको ध्यान में अपेक्षित होता है? तो किसका ध्यान में रखना क्या होता है? अपेक्षित होता है। ऑप्शन ए आपका निर्यात मूल्यों को जोड़ा जाना और आयात मूल्यों को घटाया जाना। ऑप्शन बी निर्यात मूल्यों को घटाया जाना और आयात मूल्यों को जोड़ा जाना। ऑप्शन सी निर्यात और आयात दोनों के मूल्य को जोड़ा जाना। ऑप्शन डी निर्यात और आयात दोनों के मूल्य को घटाया जाना। तो क्वेश्चन 10 का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात जो मूल्य है उसको घटाया जाना। क्वेश्चन 10 जो राष्ट्रीय आय अनुमान की जब गणना करते हैं तो उसमें किसका ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान में रखना पड़ता है अपेक्षित, यानी कि ध्यान में क्या रखना पड़ता है? निर्यात जो मूल्य है उसको तो जोड़ा जाना और जो आयात मूल्य है उसको घटाया जाना। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीडीएफ के लिए आप याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेस्ट आपके लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो जो बताया जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो मुद्रा मूल्य क्या है? तो मुद्रा मूल्य आपको बताना है। ऑप्शन ए वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का। ऑप्शन बी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन सी केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का। ऑप्शन डी बाजार के लिए और अपने उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। तो बताइए जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो मुद्रा मूल्य है वो क्या होगा? उसका मुद्रा मूल्य आपको बताना है। तो मुद्रा मूल्य क्या होगा? मुद्रा मूल्य है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो एक वर्ष में जो उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या सेवाओं का मूल्य है। मुद्रा सेवाओं का जो मुद्रा मूल्य है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो कोई भी राष्ट्र है उसकी जो राष्ट्रीय आय होगी, जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? किसी भी राष्ट्र हो उसकी जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? तो क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्र होता है उसकी जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है आपका सरकार का वार्षिक राजस्व। ऑप्शन बी उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष। ऑप्शन डी निर्यात में से आयात घटाकर। तो जो कोई सा भी राष्ट्र हो उसकी जो राष्ट्रीय आय होगी वो क्या होती है? तो राष्ट्रीय जो आय होती है वो क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का जो योगफल होता है वो क्या होती है? किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होगी। किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल जो होता है वो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होगी, नेशनल इनकम होगी। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका आप याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा सहपाठी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट आने वाले सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड
कराई जा रही है, पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एक भी अब आपकी जो क्लास चल रही है, एक भी क्लास आपने मिस नहीं करना। सभी क्लास जो है आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, और जो आपके पहले जो क्लास हो चुकी है आप उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, उतनी अच्छी क्या होगी आपकी तैयारी होगी। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपकी पहले जो क्लास हो चुकी है आप उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन 13 है आपका, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। तो बताइए, जो जीएनपी की गणना में पूछा गया है, किसके जो व्यय विधि होती है उसके माध्यम से जो जीएनपी की गणना होती है उसमें क्या शामिल नहीं किया जाता। तो चलिए देखते हैं क्या शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए आपका सकल घरेलू निजी निवेश, ऑप्शन बी निबल विदेशी निवेश, ऑप्शन सी मूल्यह्रास व्यय, ऑप्शन डी निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय तो क्या शामिल नहीं किया जाता। तो जो शामिल है वो क्या नहीं किया जाता, मूल्यह्रास व्यय इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। जो व्यय विधि के माध्यम से जो जीएनपी की गणना होती है उसमें मूल्यह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन 13 का आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जो जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो बताइए, जो जीडीपी का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन से क्षेत्र से आपको प्राप्त होता है। किसका, जो जीडीपी आपका उसका पूछा गया। ऑप्शन है आपका कृषि। क्वेश्चन 14 आपका इम्पोर्टेंट है। तो कौन से क्षेत्र से जीडीपी का सबसे बड़ा भाग आपको प्राप्त होता है, कहाँ पर भारत में। ऑप्शन है आपका कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, ऑप्शन बी रक्षा तथा लोक प्रशासन से, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन डी विनिर्माण निर्माण बिजली तथा गैस से। विनिर्माण निर्माण बिजली तथा गैस से। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या आपका, सेवा क्षेत्र से। सेवा की जो सेवा क्षेत्र है उससे आपको सेवा के क्षेत्र से जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान है। जीडीपी से क्या है, जीडीपी का सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो किससे होता है, जो सबसे सेवा क्षेत्र से सबसे बड़ा योगदान होता है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सेवा का क्षेत्र है उससे जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान आपको प्राप्त होता है। जो सेवा का क्षेत्र है वहाँ से आपको योगदान यानी जो जीडीपी का सबसे बड़ा भाग आपको प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा जो है वो स्वयं क्या करती है, मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की, यह जो परिभाषा थी वो किसने प्रस्तुत की। तो बताइए, ये जो डेफिनेशन है, जो मुद्रा है वो स्वयं क्या करती है, मुद्रा का निर्माण करती है। तो जो ये डेफिनेशन देने वाले डेफिनेशन किसने दी थी। क्वेश्चन 15 भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुद्रा है स्वयं क्या है, मुद्रा जो होती है वो स्वयं क्या करती है, मुद्रा का निर्माण करती है। ये जो डेफिनेशन दिया है, ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है। ऑप्शन है आपका मार्शल, ऑप्शन बी क्राउथर, ऑप्शन सी क्रोमर, ऑप्शन डी हैंसन। ऑप्शन डी क्या है आपका, हैंसन। तो जो मुद्रा स्वयं मुद्रा प्रदान निर्माण करती है उसकी जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, क्रोमर ने दी थी। क्रोमर ने इसका
इसकी डेफिनेशन दी थी कि इसकी मुद्रा जो है वो क्या करती है, स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारा, ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे है। जो ग्रेशम है, ग्रेशम का जो नियम है किसका, जो ग्रेशम है उसका जो नियम है वो निम्नलिखित, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किससे है। तो जो ग्रेशम का नियम आपसे पूछा गया है, तो ग्रेशम जो है उसका जो नियम है, उसका जो रूल है वो किससे है। ऑप्शन है आपका उपभोग एवं मांग, ऑप्शन बी आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन सी मुद्रा के प्रचलन, ऑप्शन डी घाटे की अर्थव्यवस्था। घाटे की क्या, अर्थव्यवस्था। तो जो ग्रेशम का जो नियम है वो किससे है, मुद्रा के प्रचलन से है। मुद्रा के प्रचलन से, मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम है। तो मुद्रा का जो प्रचलन है वो किससे है, ग्रेशम का नियम। मुद्रा का जो प्रचलन है वो, जो इसका संबंध है वो किससे है, ग्रेशम के नियम से है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो बताइए इसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सा कार्य मुद्रा का नहीं है, कौन सा कार्य जो है वो मुद्रा का नहीं है। ऑप्शन है आपका मूल्य का मापन, ऑप्शन बी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन सी मूल्य का संचय, ऑप्शन डी मूल्य का स्थिरीकरण। तो बताइए कौन सा वो कार्य है जो किसका नहीं है, मुद्रा का कार्य नहीं है। तो जो मुद्रा का कार्य नहीं है वो क्या है, मूल्य का स्थिरीकरण जो होता है वो मुद्रा का कार्य नहीं होता है। बाकी क्या आपके 3 दिए गए, मूल्य का मापन और मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का जो संचय करना होता है वो किसका काम है, मुद्रा का कार्य है। किसका कार्य है, जो मुद्रा है उसका कार्य होता है। तो मुद्रा का कार्य क्या है, मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना और मूल्य का संचय करना। और आपका जो लास्ट बचता है मूल्य का स्थिरीकरण करना, जो मुद्रा का कार्य नहीं होता। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो मुद्रा का जो कार्य है वो क्या नहीं है, मूल्य का स्थिरीकरण। और जो मुद्रा के कार्य होते हैं वो कौन कौन सा है, मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना और मूल्य का संचय करना। ये तीनों के तीनों जो कार्य होते हैं आपके वो मुद्रा के कार्य है, और जो नहीं होता वो मूल्य का स्थिरीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो बताइए ऐसी आपको विदेशी मुद्रा बतानी है जिसमें क्या हो, शीघ्र जो है वो पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो ऐसी जो मुद्रा होती है वो मुद्रा क्या कहलाती है, जो शीघ्र क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है, वो विदेशी मुद्रा आपसे पूछी गई है। तो वो विदेशी मुद्रा कौन सी है। क्वेश्चन 18 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ऐसी विदेशी मुद्रा बतानी है जो शीघ्र क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है, पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो सॉरी। ऑप्शन ए आपका दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन ए दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी सुलभ मुद्रा, ऑप्शन सी स्वर्ण मुद्रा, ऑप्शन डी गर्म मुद्रा। तो आपसे पूछा गया था ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें क्या हो, शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाएगी, गर्म मुद्रा।
गर्म मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। जो क्या, जो अब शीघ्र क्या प्लान कर जाती है, जो शीघ्र, जो विदेशी मुद्रा होती है जो क्या शीघ्र प्लान कर जाती हो, ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा कहा जाता है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, हवाला क्या है? जो हवाला होता है वो क्या है? हवाला पूछा गया आपसे, जो हवाला है वो क्या है? तो बताइए हवाला क्या होता है? ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, ऑप्शन बी कर वंचन, ऑप्शन सी शेयरों का अवैध व्यापार, ऑप्शन डी किसी विषय का पूर्ण विवरण, किसी विषय का पूर्ण जो विवरण होता है वो। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? हवाला जो होता है वो क्या होता है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। किसी विदेशी जो मुद्रा होता है उसका जो अवैध कारोबार है वो क्या है? आपका हवाला होता है। तो हवाला क्या होगा? हवाला वो होता है जो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट है। हवाला जो है वो क्या होता है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। चलिए आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। जो आपकी हार्ड करेंसी है उससे तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन बी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे हार्ड करेंसी पूछा गया है, जो आपकी हार्ड करेंसी होती है उससे तात्पर्य क्या है? हार्ड करेंसी का तात्पर्य पूछा गया है। हार्ड जो करेंसी होती है उसका तात्पर्य क्या है बच्चों? तो उसका जो तात्पर्य है वह क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। जो वह मुद्रा होती है हार्ड करेंसी आपकी से तात्पर्य क्या होता है? हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। तो जो मांग की अपेक्षा होती है वो कम होती है वो कहलाती है, उसका जो अर्थ होता है वो हार्ड करेंसी से होता है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य। अभी आपने देखा था जो हार्ड करेंसी है, हार्ड करेंसी में क्या था? जिसका जो मांग थी वो क्या थी? आपूर्ति की जो मांग थी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो, वो क्या थी? आपकी हार्ड करेंसी थी। अब आपसे पूछा गया सॉफ्ट करेंसी क्या होती है। चलिए देखते हैं सॉफ्ट करेंसी क्या है। ऑप्शन ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन बी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सॉफ्ट करेंसी होती है उसका जो तात्पर्य है वो किससे होगा? अभी आपने देखा था जो हार्ड करेंसी, यानी कि आपकी जो हार्ड करेंसी थी वो क्या थी? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। तो ये क्या कहलाती है? आपकी हार्ड करेंसी होती है। हार्ड जो आपकी करेंसी है वो क्या है? हार्ड करेंसी का जो तात्पर्य है वो मुद्रा जिसकी जो आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या होती है? हमें आपके जो आपूर्ति की जो मांग की अपेक्षा होती है वो कम होती है। अब आपसे सॉफ्ट करेंसी पूछा गया है, तो सॉफ्ट करेंसी कौन सी होगी आपकी? वह मुद्रा, क्वेश्चन 21 जो आपका, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी सॉफ्ट करेंसी कहलाएगी, सॉफ्ट
करेंसी से तात्पर्य है सॉफ्ट करेंसी होती है। आपने डिफरेंस देख लिया सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो सॉफ्ट करेंसी कौन सी होगी? सॉफ्ट करेंसी आपकी वो होगी जिसकी जो आपूर्ति मांग है वो क्या होती है? हमेशा अधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो ये कौन सी करेंसी आपकी? सॉफ्ट करेंसी है। और जो आपकी मांग जो होती है अपेक्षा से कम हो वो क्या होती है? आपकी हार्ड करेंसी होती है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है आपका? एक की अपेक्षा जो होती है कम की जाती है और वो एक की जो अपेक्षा यानी कि जो आपूर्ति मांग है वो अपेक्षा अधिक होती है। एक की जो आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी और एक दूसरे की आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होगी। जिसकी कम होगी वो क्या होगी? आपकी हार्ड करेंसी और जिसकी जो ज़्यादा मांग होती है जैसे स्किन होती है सॉफ्ट और हार्ड, उसी तरह आपकी सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी है। तो हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी का जो आपको डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी का डिफरेंस आपकी समझ में आ गया। तो हार्ड जो करेंसी होती है वो कौन सी करेंसी होती है? जिसकी जो आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है और जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। ये दोनों मुद्रा यानी कि हार्ड और सॉफ्ट करेंसी। तो अपेक्षा जिसकी कम होगी वो कौन सी करेंसी होगी? वो होगी आपकी हार्ड करेंसी। और जिसकी अधिक अपेक्षा होती है यानी जो आपूर्ति मांग है वो अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी, वो क्या होगी? आपकी सॉफ्ट करेंसी होगी। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। सॉफ्ट करेंसी कौन सी आपकी? जो सॉफ्ट करेंसी है वो क्या है आपकी? सॉफ्ट करेंसी आपकी अधिक यानी कि सॉफ्ट करेंसी से आपका जो तात्पर्य है वो क्या है? सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। तो वो मुद्रा आपसे पूछी गई जिसमें जो मुद्रा है भुगतान करने पर जो लेनदार होता है वो कानूनी तौर पर क्या स्वीकार करने से यानी एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता तो उसे कहते हैं। तो जिस वो मुद्रा पूछी गई है ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए विधि ग्राह्य मुद्रा, ऑप्शन बी दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन सी सुलभ मुद्रा, ऑप्शन डी गरम मुद्रा। जो आपकी गरम मुद्रा है। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए क्या आपका? विधि ग्राह्य मुद्रा यानी जो आपकी विधि ग्राह्य मुद्रा होती है इसे जो लेनदार होता है इससे अगर कोई भुगतान करेगा तो नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। तो जो विधि ग्राह्य मुद्रा होती है उससे जो भुगतान करेंगे तो जो लेनदार होता है वो कानूनी तौर पर क्या इसे इनकार नहीं कर सकता, इसे इनकार तो लेन देन को क्या इनकार नहीं कर सकता। कौन सी मुद्रा को? विधि ग्राह्य मुद्रा से जो भुगतान किया जाएगा। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। राइट आंसर होगा जो आपकी गरम मुद्रा है। गरम मुद्रा कौन सी मुद्रा थी? जो गरम मुद्रा आपकी है वो क्या थी? विदेशी मुद्रा है। जो स्वयं क्या जो गरम मुद्रा आपकी क्या थी? विदेशी मुद्रा जो स्वयं क्या थी? प्रवृत्ति रखती थी, क्या स्वयं पलायन करने की प्रवृत्ति रखती है। उस मुद्रा को क्या कहा गया था? गरम मुद्रा यानी कि वो मुद्रा जो पलायन करने की प्रवृत्ति रखती हो, शीघ्र क्या करती है? पलायन करने की प्रवृत्ति रखती हो तो वो मुद्रा क्या कहलाती है? आपकी गरम मुद्रा कहलाती है। गरम मुद्रा कौन सी मुद्रा है आपकी? जो पलायन करने की प्रवृत्ति रखती हो। क्वेश्चन 22 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर
23 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है, तो बताइए जो सस्ती मुद्रा है उससे अभिप्राय पूछा गया। अभिप्राय क्या है? जो आपकी सस्ती मुद्रा है उससे अभिप्राय है। ऑप्शन ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन बी, देश में उद्योगों, व्यवसाय और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना। ऑप्शन सी, देश में उद्योगों, व्यवसाय और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। सस्ते में क्या होना? उपलब्ध होना। तो बताइए जो सस्ती मुद्रा है उससे अभिप्राय पूछा गया है। सस्ती मुद्रा का अभिप्राय क्या होता है? तो सस्ती मुद्रा क्या होती है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। तो जो सस्ती मुद्रा होती है उसका क्या अर्थ होता है? अभिप्राय आपकी देश की मुद्रा का क्या जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसमें आसानी यानी कि इजीली अवेलेबल होना या इजीली उपलब्ध होना। जो सस्ती मुद्रा होगी वो इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया आपका, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। कौन सी करेंसी? हार्ड करेंसी होती है। अभी आपने देखा था जो हार्ड करेंसी थी, हार्ड करेंसी कौन सी थी? वह मुद्रा जिसकी जो मांग थी, जिसकी मांग अपेक्षा से क्या थी? जिसकी मांग अपेक्षा से कम हो, जिसकी मांग अपेक्षा से कम हो वो क्या थी? आपकी हार्ड करेंसी थी। और जिसकी जो मांग थी, जिसकी मांग ज़्यादा थी, अधिक थी, वो क्या थी आपकी? वो आपकी सॉफ्ट करेंसी थी। सॉफ्ट करेंसी कौन सी थी आपकी? सॉफ्ट करेंसी में ज़्यादा यानी अधिक मांग थी और हार्ड करेंसी में आपकी कम मांग थी। तो हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी का आपको डिफरेंस पता चल गया। तो सॉफ्ट करेंसी कौन सी थी? सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी थी जिसकी जो मुद्रा की जो मांग थी वो क्या थी? अपेक्षा से अधिक थी और हार्ड करेंसी की अपेक्षा से कम मांग थी। अब आपसे पूछा गया है किन वे देश आपको बताने हैं जिनकी मुद्रा जो प्राय क्या थी? हार्ड करेंसी होती है। हार्ड करेंसी होती है। ऑप्शन ए, विकासशील देशों की। ऑप्शन बी, विकसित देशों की। ऑप्शन सी, अर्ध विकसित देशों की। ऑप्शन डी, अल्प विकसित देशों की। ऑप्शन डी क्या आपका? अल्प विकसित देशों की। तो जो विकसित देशों की क्या होती है? विकसित जो देश होते हैं उनकी जो करेंसी होती है वो क्या होती है? हार्ड करेंसी होती है। जो विकसित जो देश होते हैं उनकी जो करेंसी क्या होगी? वो हार्ड करेंसी होती है। हार्ड करेंसी का आपने अभी देखा था। हार्ड करेंसी कौन सी करेंसी होती है? वह मुद्रा जिनकी मांग जो थी वो अपेक्षा से क्या थी? कम थी। अपेक्षा से जिनकी मांग अपेक्षा से क्या होती है? कम होती है। अपेक्षा से कम होगी वो क्या होगी आपकी? हार्ड करेंसी होगी। हार्ड करेंसी होगी। और जिसकी अपेक्षा से ज़्यादा मांग होती है वो क्या होगी आपकी? सॉफ्ट करेंसी होगी। सॉफ्ट करेंसी होती है। तो हार्ड और सॉफ्ट का आपको डिफरेंस पता चल गया। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। हार्ड करेंसी उन देशों की होती है जो विकसित देश होते हैं। जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वो क्या होगी? मुद्रा यानी हार्ड करेंसी होती है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, जो भारत है उसकी जो विधिग्राह्य जो मुद्रा है वो कौन सी है? भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। तो भारत की जो विधिग्राह्य जो मुद्रा है वो कौन सी है? रुपया। रुपया जो है भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। भारत की विधिग्राह्य जो मुद्रा है वो कौन सी है? रुपया जो है वो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। तो डॉलर की यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में, डॉलर जो आपके होता है उसके कंपैरिजन में जो रुपया है उसकी कीमत कम है। रुपये की क्या जो कीमत होती है वो कम है। बट रुपये से नीचे भी बहुत से देश है जिसकी जो कीमत होती है वो जो उनके चलती है वो क्या जो करेंसी उनकी होती है वो कम होती है, रुपये से भी क्या है कम होती है। और जो डॉलर की कीमत होती है, डॉलर की कीमत घटती बढ़ती रहती है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है अब आपका। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है सही कथन है सही कथन यानी कि आपको राइट जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ऑप्शन ए, इसके जो स्टेटमेंट चलते देखते हैं। पहली जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। हॉट यानी कि गरम मनी, गरम मुद्रा ये आपने अभी पढ़ा था। जो वह मुद्रा, वह जो विदेशी कौन सी मुद्रा थी? आपकी विदेशी मुद्रा थी। विदेशी मुद्रा जो शीघ्र क्या कर जाती थी? पलायन कर जाती थी। शीघ्र आपकी पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखती है। वह जो मुद्रा थी वो कौन सी मुद्रा कहलाती थी? हॉट मनी या फिर गरम मुद्रा कहलाती थी। ऑप्शन जो स्टेटमेंट है अब आपकी सेकंड, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ये आपका गलत है। वो कौन सी करेंसी होती है? सॉफ्ट करेंसी होती है। सॉफ्ट करेंसी होती है। हार्ड करेंसी की क्या थी? जो मांग थी लगातार अधिक नहीं कम रहती थी। क्या रहती थी? अपेक्षा से जो मांग थी वो क्या थी? कम रहती थी। वो क्या थी? आपकी सॉफ्ट करेंसी थी जिसकी जो मांग थी वो क्या थी? जो मांग रहती थी वो लगातार अधिक रहती थी। ऑप्शन अब आपकी स्टेटमेंट थर्ड है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। तो हाँ वो हार्ड करेंसी कहलाती है। चौथी स्टेटमेंट है आपकी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ये भी क्या आपकी सही है। तो वह जो मुद्रा है जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में क्या अधिक रहती है तो वह करेंसी क्या आपकी सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। और जो आपकी हार्ड करेंसी है वो किन देशों से होती है? तो विकसित जो देश होता है, विकसित जो देश होंगे उनकी जो करेंसी होती है वो क्या होती है? हार्ड करेंसी होती है। तो हार्ड करेंसी किनकी? जो विकसित देश होंगे उनकी हार्ड करेंसी होती है। तो क्वेश्चन 26 के आपने स्टेटमेंट देखी। पहली जो स्टेटमेंट है आपकी, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी या गरम मुद्रा कहलाती है। बिल्कुल सही आपकी स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी दी गई है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी। तो यह आपकी गलत है। वो करेंसी कौन सी होगी? आपकी सॉफ्ट करेंसी होती है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी चौथी स्टेटमेंट दी गई है, फोर्थ स्टेटमेंट है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ये भी स्टेटमेंट, ये भी कथन आपका सही है। तो इसकी दूसरे की स्टेटमेंट को छोड़कर तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या आपकी सही है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको तीनों स्टेटमेंट से दी गई है। क्वेश्चन नंबर
26। पहली ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका गलत है। दूसरे में आपको दी गई है पहली, दूसरी और चौथी, ये क्या आपका राइट आंसर होगा? ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पहली, दूसरी और चौथी जो स्टेटमेंट थी, दो तीनों की तीनों आपको सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा जो ओल्ड जो करेंसी होती है उन्हें समाप्त कर कर जो न्यू जो करेंसी चलती है उसे कहलाते हैं। तो जो न्यू करेंसी चलती है उन्हें क्या कहते हैं? न्यू करेंसी चलाना कहलाता है। तो जो न्यू करेंसी चलते हैं उसे क्या कहते हैं? कहलाता है। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो जो नई मुद्रा चलाना होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका अवमूल्यन, ऑप्शन बी विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन डी मुद्रा स्फीति। तो बताइए, जो सरकार के द्वारा जो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर जो नई मुद्रा चलाई जाती है वो कहलाती है। तो नई मुद्रा चलाना क्या कहलाया जाता है? तो नई मुद्रा चलाना आपका कहलाता है विमुद्रीकरण। तो जब आप नई या जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जब ओल्ड करेंसी को ख़त्म करती है यानी समाप्त करती है ओल्ड करेंसी, एंड करके क्या जो न्यू करेंसी आपकी न्यू करेंसी स्टार्ट करेगी, न्यू करेंसी जो आपकी स्टार्ट करती है उसको क्या कहा जाता है? तो उस करेंसी को चलाने के लिए जो नई यानी न्यू करेंसी आपकी चलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहा जाता है। विमुद्रीकरण यानी जो पुरानी करेंसी थी, ओल्ड करेंसी थी, आपको उन्हें ख़त्म कर दिया गया और जो न्यू करेंसी आपकी चली है उन्हें क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहा जाएगा। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। जो बाजार है उसके जो नियम थे यानी कि जो मार्केट है उसके रूल के जो प्रस्तुत यानी कि जो बाजार में नियम लगाए गए वे प्रस्तुतकर्ता थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपका रिकार्डो, ऑप्शन क्वेश्चन 28 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मार्केट के जो रूल थे वो किसने प्रस्तुत किए थे? किसने प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन ए आपका रिकार्डो, ऑप्शन बी JB से, ऑप्शन सी AC पिकागो, ऑप्शन डी माल्थ, ऑप्शन डी क्या आपका माल्थस। तो बताइए, जो बाजार के नियम के जो प्रस्तुत करते थे वे कौन थे? तो बाजार के नियम के प्रस्तुत करते आपके JB से थे। तो JB से जो थे वे आपके मार्केट जो रूल थे उसके प्रस्तुतकर्ता थे। उसके क्या थे? मार्केट रूल के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? आपके JB से थे। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, जो आपकी मुद्रा होती है, जो करेंसी होती है, उसका जो संकुचन का कारण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, ऑप्शन बी निर्यात की तुलना में आयात की कमी, ऑप्शन सी माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, जो मुद्रा होती है, आपकी करेंसी होती है, उसका संकुचन का कारण होता है, उसका जो संकुचन होता है उसका कारण आपसे पूछा गया है। तो उसका संकुचन का यानी करेंसी का संकुचन का कारण क्या होगा? संकुचन का जो कारण होता है वो क्या होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। माल और जो सेवाओं की जो पूर्ति की तुलना है उसमें जो मुद्रा की पूर्ति में कमी होना।
कमी होना क्या कारण होता है? ये कारण होता है आपका मुद्रा संकुचन का। मुद्रा संकुचन का कारण आपका होगा। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 29 क्या था हमारा? लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन लास्ट 29 क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आपको क्लासेस कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की पीडीएफ दी जा रही है। आपका एग्ज़ाम टाइम जो है वो बहुत ही कम बच रहा है। इस टाइम में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की, उतना बेटर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए होगा। तो अपनी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए। एक एक क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन क्लासेस के जो क्वेश्चन है आपके, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में चांस है क्वेश्चन आने के, तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत। और जो आपकी पहले क्लास हो चुकी है, जितनी भी आपकी पहले जो क्लास हो चुकी है, वे सभी क्लास आपको अटेंड करनी है। वे सभी क्लास आपको करनी है। सभी क्लास में क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं, जो क्लास के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, वे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो। एटलीस्ट आपने जितना पढ़ा है वो तो आपका अच्छा हो, तो उसी में से आप स्कोर कर जाओगे, उसी से आप स्कोर कर जाओगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखते हैं। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे क्वेश्चन की, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए वीडियो जो आपकी क्लासेस है या क्वेश्चन का जो लेवल है आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को और यूट्यूब जो आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।